सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम विराम चिन्ह के विषय में चर्चा करेंगे। आपको पता है विराम शब्द का क्या अर्थ है? विराम का अर्थ है विश्राम या आराम करना या रुकना। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी प्राणी लगातार कार्य नहीं कर सकता। हर प्राणी को कार्य करते समय बीच बीच में आराम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब हम बातें करते हैं या अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। लेकिन अगर वही बात हमें लिख कर बतानी हो तो हम यह कैसे बताएं कि हमें कहाँ रुकना है या हम कहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, किस बात से हम हैरान हैं, खुश हैं, आश्चर्यचकित हैं। तो इन सब बातों को लिखते समय या हम कहें कि लिखते समय इन्हीं भावों को प्रकट करने के लिए या हम कह सकते हैं कि अपनी बात को सही सही तरीके से समझाने के लिए लिखित भाषा में कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो एक बार देखिए आप, विराम का अर्थ होता है कुछ देर के लिए रुकना। भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं विराम चिन्ह। आपको पता है बेटा, भाषा में विराम चिन्ह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक न किया जाए तो वाक्य के अर्थ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि विराम चिन्ह के गलत प्रयोग के कारण अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है। इस बात को मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ। तो बच्चों, आपके सामने मैंने एक ही वाक्य को 2 बार लिखा है। देखिए, जो स्क्रीन पर आपको वाक्य दिखाई दे रहा है, क्या उसमें कोई भी शब्द अलग लिखा है? मैंने दोनों वाक्यों में, दोनों में शब्द एक समान लिखे हुए हैं ना, एक जैसे लिखे हुए हैं। लेकिन विराम चिन्ह के प्रयोग से दोनों वाक्यों का अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत निकलेगा। जैसे पहला वाक्य देखते हैं हम, उसे रोको मत जाने दो। यहाँ पर रोको के बाद में मैंने अल्प विराम लगाया है। और दूसरा वाक्य है, उसे रोको मत जाने दो, और दूसरे वाक्य में मैंने मत शब्द के बाद अल्प विराम लगाया है। तो पहले वाक्य का देखो क्या अर्थ निकला, उसे रोको मत जाने दो, यानी कि जो व्यक्ति जा रहा है उसे रोक लो, जाने मत दो उसे। और दूसरे वाक्य में जब मैंने अल्प विराम का स्थान बदल दिया तो उस वाक्य का क्या अर्थ निकला, उसे रोको मत जाने दो, यानी कि जो व्यक्ति जा रहा है उसे नहीं रोकना है, जाने दो उसे। तो देखा आपने, आपको समझ आया कि भाषा में विराम चिन्ह का क्या महत्व है। चलिए अब बात करते हैं कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। हमारा पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए कुछ इस प्रकार होता है, एक खड़ी रेखा। ठीक है, तो पूर्ण विराम किसे कहा जाता है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग हम वाक्य के पूरा होने पर करते हैं, यानी कि जहाँ हमारा वाक्य पूरा हो जाए, जहाँ हमारी बात पूरी हो जाए, तो वहाँ पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखिए आप। पहला वाक्य है, मुझे भूख लगी है, तो है के बाद यहाँ पर पूर्ण विराम आया। दूसरा है, हमारे शहर में कई मंदिर हैं, तो हैं के बाद जहाँ हमारा वाक्य खत्म हुआ उसके बाद में हमने लगाया
पूर्ण विराम। तीसरा है मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आपने देखा तीनों उदाहरण में जहाँ एक वाक्य खत्म हो गया है, एक वाक्य समाप्त हो रहा है, तो वहाँ पर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। दूसरा है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह देखिए कुछ इस प्रकार होता है। इसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? कोमा, है ना। तो अब देखिए कि हम अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं। जब वाक्य में अपनी बात कहते हुए हम कम समय के लिए, अल्प का मतलब होता है कम समय के लिए रुकना हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। या हम कह सकते हैं कि बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। और अल्प विराम का प्रयोग आपको पता है कि वाक्य में कई तरीके से होता है। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि जहाँ एक से अधिक समान महत्व के शब्द आए, यानी कि वाक्य में एक से ज़्यादा संज्ञा शब्द आए, चाहे वो फलों के नाम हो, प्राणियों के नाम हो, जगहों के नाम हो, कुछ भी हो, तो एक से ज़्यादा जब वहाँ पर आते हैं तो दो शब्दों के बीच में, दो संज्ञा शब्दों के बीच में हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें पहला उदाहरण है, माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई। तो देखा आपने, पनीर के बाद अल्प विराम, कोफ्ता के बाद अल्प विराम, आलू के बाद अल्प विराम। तो इस तरह से इन शब्दों को अलग करने के लिए हमने क्या लगाया? अल्प विराम। और या हम कह सकते हैं इसका दूसरे तरीके से प्रयोग कैसे होगा कि जब दो समान महत्व के शब्द या दो जोड़े वाले शब्द जहाँ आते हैं, उन जोड़ों को अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। तो यहाँ पर कौन कौन से जोड़े आए? दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची। और तीसरा प्रकार से जैसे हम अल्प विराम का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं कि जहाँ किसी को संबोधित किया जाता हो, संबोधन वाले शब्दों में भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो कैसे? जैसे अगर हम अपने दादाजी से कह रहे हैं कि दादाजी हमें कहानी सुनाओ, तो यहाँ पर दादाजी के बाद क्या आएगा? अल्प विराम। अरे तुम रुक जाओ, तो वहाँ भी अरे शब्द के बाद क्या आएगा? अल्प विराम, है ना। और इसी प्रकार अगर किसी वाक्य की शुरुआत हाँ या नहीं से हो रही है, तो वहाँ भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और उन वाक्यों में अल्प विराम कहाँ लगता है? हाँ के बाद और नहीं के बाद। जैसे कि आपके स्क्रीन पर उदाहरण भी दिख रहे हैं। हाँ, मैंने सारा काम कर लिया। नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। तो देखा आपने, जिन वाक्यों की शुरुआत हाँ या नहीं के बाद, हाँ या नहीं से होती है, वहाँ हाँ और नहीं शब्द के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो समझ आया आपको अल्प विराम? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ बहुत सारे संज्ञा शब्द हों, उन शब्दों को अलग करने के लिए, या कहीं शब्दों के समान पदों वाले शब्दों के जोड़े हों, उन जोड़ों को अलग करने के लिए, या कोई संबोधन वाले शब्द हो उनके लिए, या किसी वाक्य की शुरुआत हाँ नहीं से हो रही हो, तो हाँ या नहीं के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, और इसका चिन्ह भी देखिए स्क्रीन पर। जिस वाक्य में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा गया हो, तो वहाँ वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रविंद्र को कौन पढ़ाएगा? यह दीवार कैसे टूट गई? तो देखा हमने कि जहाँ हम किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछते ही वाक्य के अंत में हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, ताकि जिससे स्पष्ट हो जाए कि हमें
कोई प्रश्न हमारे द्वारा कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अब विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी पूर्ण विराम की तरह ही खड़ी रेखा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह में खड़ी रेखा के नीचे एक बिंदु भी लगता है। और विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य में कहाँ करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रकट करने वाले शब्दों के बाद किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि बात करते समय जब हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं, तो ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, और ये शब्द होते कौन से हैं? विस्मय आदि बोधक वाले शब्द होते कौन से हैं? अरे, वाह, शाबाश, छी, वाह। तो ये जो शब्द हैं ये किस में आते हैं? विस्मय आदि बोधक। ठीक है, तो पहला उदाहरण जैसे कि इस पे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, छी, कितनी गंदगी है। यहाँ कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? घृणा का। दूसरा है वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा है ना। तो यहाँ वाह खुशी भी, तारीफ भी। और अगला है हाय, मेरी साड़ी फट गई। तो यहाँ हम कौन सा दुख का भाव है? जब किसी चीज़ का नुकसान होता है तो दुख होता है ना। तो ये है हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह, यानी कि जहाँ हम अपने मन के भावों को जैसे खुशी, घृणा, आश्चर्य, शोक मतलब दुख, ऐसे भावों को प्रकट करते हैं जिन शब्दों के द्वारा, तो उसमें उन शब्दों के बाद में हम विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का निशान किस तरह से है? देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच में, शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा, सी, से के साथ किया जाता है। अब कैसे किया जाता है मैं बताती हूँ आपको कि इस चिन्ह का प्रयोग जैसे कि पहले कहा कि शब्दों के जोड़ों के बीच में कैसे? जैसे माता पिता, दादा दादी, अमीर गरीब, सुख दुख, तो ये शब्दों के जोड़े हैं। इन जोड़ों के बीच में, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला इसने कहा है कि शब्दों को दोहराने की स्थिति में, दोहराने जब एक ही शब्द को हम दो बार लिखते हैं या दो बार बोलते हैं तो वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि लिखते लिखते, आगे आगे, पीछे पीछे, इस तरह से जब एक ही शब्द को हम दो बार लिखते हैं तो वहाँ पर हम योजक चिन्ह का, दोनों शब्दों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब सा, से, सी का प्रयोग हम किस प्रकार बताएंगे? जैसे यहाँ पर देखो आपकी स्क्रीन पर भी है, गुलाबी सी साड़ी पहनी है। या हम कह रहे हैं कि तुम्हारा मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो चंद्रमा सा, यानी कि यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो जहाँ जिन शब्दों के साथ हम सा, सी, से शब्द लगाते हैं, वहाँ उस शब्द के बाद योजक चिन्ह लगाने के बाद हम कहेंगे सा, चंद्रमा, योजक चिन्ह, फिर लिखेंगे सा, चंद्रमा सा, गुलाबी सी, सफ़ेद सा, है ना। तो इस तरह से हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शब्दों को जोड़ने के लिए, या किसी शब्द की, किसी चीज़ की दूसरों से जब तुलना की जाती है वहाँ पर, तो जब जहाँ तुलना वाली चीज़ हो वहाँ पर हम सा से क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको योजक चिन्ह। अगला है हमारा निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? निर्देशक चिन्ह, अब देखो बेटा, योजक चिन्ह भी एक रेखा थी और निर्देशक और योजक दोनों चिन्ह एक जैसे हैं,
लेकिन दोनों में बड़ा थोड़ा सा अंतर है कि योजक चिन्ह जो है वो थोड़ा छोटा लगाया जाता है और निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए या निर्देश के लिए, जहाँ किसी वाक्य में कोई निर्देश दिया जा रहा हो और ये बताया जा रहा हो कि वो निर्देश किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो वहाँ हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं। अब हैं के बाद हम पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि वो भेद कौन कौन से हैं। तो वो निर्देशक चिन्ह से हमें समझ में आता है कि संज्ञा के ये 3 भेद हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो हमने पहले वाक्य लिखा, संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, उसके बाद हमने निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, फिर वो अपनी बात जो है उसका विवरण देंगे कि वो कौन कौन से हैं। या किसी के कथन से पहले भी लगाया जाता है, जैसे माँ ने कहा। अब कहा के बाद हम निर्देशक चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद माँ के द्वारा कही गई बात को बताएंगे कि माँ क्या कह रही है। जैसे माँ ने कहा, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, तुम जल्दी आना। तो अब माँ ने क्या कहा, माँ का क्या कथन है, तुम जल्दी आना। तो वो निर्देशक चिन्ह से समझ आता है कि माँ क्या कह रही है। ठीक है, अगला है हमारा उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार होता है यह मैं आपको बताऊंगी। पहले इसके चिन्ह देख लीजिए कि किस तरह से है। ठीक है, तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? पहले उससे भी पहले मैं आपको बताऊं कि उदाहरण चिन्ह भी 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा उदाहरण चिन्ह और दोहरा उदाहरण चिन्ह। ठीक है, दोहरा उदाहरण चिन्ह में 2-2 कोमा लगे हुए हैं और इकहरा में 1-1 लगे हैं। तो इकहरा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यह चिन्ह विशेष शब्द, कोई भी स्पेशल वर्ड जो होता है, विशेष शब्द जो होता है, नाम, वस्तु, व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि रामचरितमानस एक पवित्र पुस्तक है, तो अब आप रामचरितमानस को आप इकहरा उदाहरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। ठीक है, पहले इकहरा उदाहरण चिन्ह लगाएंगे और उसमें रामचरितमानस पुस्तक का नाम लिखेंगे। इसी प्रकार से दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों, यानी कि जिस तरह से वो बात कही गई है उसके शब्दों में बिना कुछ बदलाव किए, जैसे वो वाक्य बोला गया है उसको बिल्कुल वैसा ही दर्शाने के लिए, वैसा ही दिखाने के लिए हम दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कहा के बाद अल्प विराम और उसके बाद दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाकर हम कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, फिर अल्प विराम, कहा के बाद अल्प विराम, फिर दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाकर क्या कहेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरह से उनके वाक्य को हम किस में लिखेंगे? दोहरा उदाहरण चिन्ह में। जैसे और भी आपके यहाँ पे उदाहरण देखिए, अध्यापिका ने बच्चों से कहा, सदा बड़ों का आदर करो। अब यहाँ पर जैसे बिल्कुल अध्यापिका ने बोला है, सेम वही बात, बिल्कुल वही बात हम दोहरा उदाहरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे, सदा बड़ों का आदर करो। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा, अल्प विराम, सत्य ही ईश्वर है। तो महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कथन है, सत्य ही ईश्वर है। तो इसको हम दोहरा उदाहरण चिन्ह में रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके विराम चिन्ह। आशा है आप सबको समझ में आए होंगे। लेकिन एक बार फिर से देखिए कि पढ़ने या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। बात के सही अर्थ को समझने के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। अब आप अपनी व्याकरण लतिका से इस पाठ का पठन कीजिए
और अपने आप व्याकरण लतिका में इसका अभ्यास कार्य करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए कि आपको विराम चिन्ह समझ में आए या नहीं।